राजनीति में सत्ता के स्थानों पर बैठे प्रमुख लोगों का भ्रष्टाचार, वही है गंगोत्री सफाई वहां से होनी होगी, गंगा सागर से नहीं गंगा की सफाई होती है। इसलिए जब इस पर आप आएंगे तो आज के तकाजों का हमको याद रखना पड़ेगा। एक, दलीय सीमा में रहने से काम नहीं चलेगा। मेरे एक वक्ता ने बताया, हमारे एक मित्र होते थे, बहुत वरिष्ठ थे, सिकंदर बख्त जी। वो कहते थे कि स्थिति बड़ी बेढब है, भ्रष्टाचार पर चोट की बजाय मेरा चोर तेरा चोर, छोटा चोर बड़ा चोर, कन्वीनियंट चोर इनकन्वीनियंट चोर, इन बहसों में उलझाकर हम मुद्दे की तो ऐसी तैसी कर डालते हैं। आज उस सीमा से हमें उठना होगा। हमको वो याद रखना पड़ेगा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसको राम और सीता प्रिय नहीं, उसे छोड़िए वैसा, चाहे वो बहुत ही प्रमुख अपना स्नेही ही क्यों न हो। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, दुश्मन की तरह छोड़ दीजिए उसको, यद्यपि परम स्नेही। मित्रों, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ाई होनी है तो पूरी अपनी शक्ति, पूरी अपनी चेतना, पूरी अपनी एकाग्रता, पूरा अपना मन एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई पर केंद्रित होना पड़ेगा। मित्रों, जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, अर्जुन वहां मछली की आंख भेदने के लिए खड़े हुए। आप कल्पना करिए, अगर उनकी एक आंख द्रौपदी की और एक आंख मछली की तरफ होती तो क्या मछली का भेद हो पाता? दोनों ही आंखें, पूरी चेतना, पूरी शक्ति मछली की आंख पर केंद्रित रहने के कारण ही मतभेद हो सका था, द्रौपदी का स्वयंवर पूरा हो पाया था। आज लोकतंत्र अगर लूटतंत्र में तब्दील हो गया है मित्रों, तो लोकतंत्र की रक्षा की तकाजा फिर से वैसा ही आज खड़ा हो गया है कि लूटतंत्र को समाप्त किए बगैर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए आपातकाल के खिलाफ की लड़ाई सरीखे तेवर, सरीखा जुझारू संकल्प आज के आंदोलनकारियों की पहली शर्त होगी। यह मैं आपके सामने विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि राजनीतिक दलों में बहुत धार नहीं बची है मित्रों। उन पर क्रोध कम, तरस ज्यादा आता है मित्रों। उनकी बेबसी पर तरस आता है कई बार। सभी में अच्छे लोग भी कई बार वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चीरहरण के समय कौरवों के दरबार में विदुर हो कोई, कृपाचार्य हो कोई, द्रोणाचार्य हो कोई, धृतराष्ट्र हो कोई, भीष्म पितामह ही क्यों न हो। इसलिए आज के वक्त का तकाजा उसी दरबार की याद यूं दिलाता है कि जब शरशैया पर पड़ गए थे भीष्म और पांडवों को सही शासन चलाने का उपदेश देने के लिए कृष्ण ने वहां लोगों को भेजा था, तो जैसे ही भीष्म कुछ अच्छी बातें बोलने लगे तो द्रौपदी पीछे खड़ी थी, उससे रहा नहीं गया, सहा नहीं गया। वो चीर कर पांडवों को सामने आ गई, कहे दादा आज आप इतनी बात बोल रहे हो, उस समय तुम्हारा यही बुद्धि बल कहाँ चला गया था? तुम्हारे तो हाथों में वो बल था, चाहते तो अबला की इज्जत की रक्षा तुम कर सकते थे, पांडवों कौरवों दोनों का संहार कर सकते थे, पर तुम चुप क्यों हो गए थे? कम से कम विदुर ने इतना तो किया था, ये अन्याय हो रहा है कहकर सभा का बहिष्कार तो किया था। आप तो नजरें झुकाकर बैठे रहे थे कसमसाते हुए। मित्रों, ऐसे कई लोगों की मनस्थिति जब देखता हूं तब समझ में फिर से आता है, क्या वही महाभारत की उक्ति अर्थस्य पुरुषो दासः, क्या यही उक्ति चरितार्थ हो रही है? मित्रों, तब भीष्म ने उत्तर दिया था कि द्रौपदी तू ठीक कहती है, तेरा गुस्सा तो ठीक है, लेकिन सुन,
अवस्था में सत्ता में आए थे, उस समय में क्या मैंने तुम लोगों को उपदेश दिया? क्या कृष्ण ने तुमको हमारे पास भेजा? नहीं भेजा। आज इसलिए भेजा है कि शरशैया पर लेटा हुआ मैं इतने महीनों तक, अब ये तय हो गया मेरे शरीर से वो सारा दूषित रक्त बाहर चला गया है, मेरी बुद्धि फिर से साफ हो गई है। तब कृष्ण ने तुम लोगों को फिर से सुशासन का मंत्र लेने के लिए भेजा है। मित्रों, किसी को भी ऐसे शरशैया पर लेटने की जरूरत ना पड़े, यह मेरी ख्वाहिश है जरूर। लेकिन इस महाभारत में, भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई के महाभारत में हमको मेरे तेरे का भेद भूलना होगा। यह मेरा विनम्र निवेदन है सभी से। दूसरी बात, सभी दल एक से दिखने लगे हैं, राजनैतिक उपकरण की बजाय गिरोह से दिखने लगे हैं। सत्ता और विपक्ष का भेद खत्म सा होता दिखता है। स्थितियां राजनीति की ऐसी दिखती है जैसे फुटबॉल के मैदान में 11 खिलाड़ी उधर 11 खिलाड़ी इधर आपस में खेले तब तो खेल बनता है, मगर जब ये 11 खिलाड़ी भी दूसरी तरफ के 11 से ही मिल जाएं, 22 खिलाड़ी फुटबॉल के मैदान में जनता के खिलाफ गोल दागने लगे, तब तो दर्शक दीर्घा में से ही उतरकर नई टीम बनाने की जरूरत पड़ जाती है। ये मुझे फिर से आपको चेताना है, ये मेरा विनम्र निवेदन और है। ये तो दिखता ही है ना, कौन किसके साथ कब मिल जाता है, कौन किससे कब अलग हो जाता है। ये तो महज सत्ता स्वार्थ से निर्धारित होता है। कोई सिद्धांत, कोई नीति और कोई मुद्दों के कारण तो दलों के बीच के रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई में मेरा निवेदन है, नया ढांचा, नए तरीके, नए औजार, नए लड़ाके, यही आगे के वक्त की जरूरत पड़ेंगे। उसी में धारदार लड़ाई हो पाएगी, क्योंकि आज थैलीशाह, नौकरशाह और राजनेता हाथ मिला बैठे हैं और इनका ही त्रिकुट उस वामन के कमंडलू में आकर बैठ गया है, जो राजा बलि के दान की प्रक्रिया को पूरा नहीं होने दे रहा है। विकास की धारा अंतिम आदमी तक पहुंचे, इसमें अड़चन अगर है तो राजनेता, नौकरशाह और थैलीशाहों का ये नापाक गठबंधन उस वामन के कमंडलों जिससे जल निकलना था उसके मुहाने पर बैठ गया है। मित्रों, इसलिए विकास की धारा कुछ लोगों तक रहती है। लोकतंत्र ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होने की बजाय ऑफ द कारपोरेट्स, बाय द कारपोरेट्स, फॉर द कारपोरेट्स की बदशक्ल, एक बदनुमा शक्ल बन गया है। मित्रों, ऐसे में वामन ने तरीका निकाला था दान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए। उसने जब इधर उधर देखा कि ऐसा पानी क्यों नहीं गिर रहा है कमंडलू से, तब देखा कि दानवों के जो गुरु है शुक्राचार्य, वो गायब है। फिर थोड़ा ध्यान लगाकर देखा, तब समझ में आया कि शुक्राचार्य तो कमंडलों के मुहाने पर बैठे हैं, पानी नहीं आने देने के लिए रोक कर रखे हैं। तब वामन ने अपने आसन के कुशा की घास को निकाला, उस सीख से उसने कमंडलों के मुंह को भेदा। शुक्राचार्य की आंख में वो सीख लगी, दर्द से बिलबिलाकर बाहर गिरे। तब जल प्रवाह शुरू हुआ, तब दान की प्रक्रिया पूरी हुई। तब तीनों पांव, 3 कदम से पूरी दुनिया को नाप लिया वामन ने। वामन जनता जनार्दन का ही प्रतीक है। आज के वक्त का यही तकाजा है। मित्रों, थैलीशाह, नौकरशाह और राजनेता के नापाक गठबंधन जो कमंडलों के मुहाने पर बैठा है, उसको एक निश्चित विचारधारा के अधिष्ठान पर पैना किए हुए भ्रष्टाचार की लड़ाई की सीख से ही भेदा जा सकेगा। बिना विचार के, बिना धरातल के लड़ाई संभव नहीं है। पैर जमीन पर टिका रहे, वही है विचारधारा का अधिष्ठान। इस दिशा में जब हम सोचें तो उस नए ढांचे, नए तरीके, नए औजार, नए लड़ाके के लिए ध्यान हमको देना पड़ेगा कि विकेंद्रित विकास, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, प्रकृति केंद्रिक समझ, यही अधिष्ठान होगा
जिसके तहत भारत परस्त, गरीब परस्त नीतियां गढ़ी जाए। आज सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की नीतियां विदेश परस्त हैं और अमीर परस्त हो गई हैं। देश में 4.5 करोड़ से ज्यादा मकान की जहां तुरंत जरूरत है, जो कि सिर पर छाह नहीं है, वहां हमारे देश का एक बड़ा उद्योगपति 7,000 करोड़ रुपए की लागत का अपने रिहाइश के लिए एक मकान बनाने की हिमाकत करता है। मित्रों, हमारे देश की गरीब परिस्थितियों का तकाजा ये है कि विकास की परिभाषा को हम बदलें। विकास की परिभाषा चौड़ी चमचमाती सड़कें, उस पर दौड़ती तेज कारें, उसमें बैठे लिपे पुते चेहरे और खिड़की से झांकते कुत्ते, ये भारत की समृद्धि और विकास का परिचायक नहीं हो सकते। हम जनता के लोग इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। क्या हमारे देश में बच्चों के 5 साल से कम बच्चों का कुपोषण खत्म हुआ? 70% गर्भवती महिलाएं खून की कमी और उससे उत्पन्न बीमारियों की शिकार हैं। क्या हमारे लिए ये बहुत बड़ा नासूर, बहुत बड़ा अपमान का कलंक नहीं है? क्या आज भी 77% आबादी 20 रुपए से कम की रोज की आमदनी में गुजर बसर करने को मजबूर है? क्या ये विकास के सामने चुनौती नहीं है? 1.25 लाख गांव पीने के पानी के से तरस रहे हैं। क्या हमारे लिए ये चुनौती नहीं है? देश के 90 लाख अंधे, देश के 45 लाख अपाहिज, देश के 26 लाख कोढ़ी, क्या हमारे विकास के लिए चुनौती नहीं है? किसे कहेंगे विकास? इसलिए भारत परस्त, गरीब परस्त नीतियों की जरूरत पड़ेगी। और राष्ट्रवाद का अधिष्ठान जब आध्यात्मिक होगा तो किसी भी पंथ का, किसी भी जाति का, सब में एक ही परमात्मा का वास है। इसलिए सभी इंसान हैं, केवल वोट नहीं है। वोट के नाते सोचकर उनको लुभाकर बाद में कचरे में फेंक देने की नीयत तब हमारी नहीं रहेगी। सभी जाति क्षेत्र में लगेगा, सबके खून का रंग लाल है, सबकी भूख एक तरह की होती है। कोई बेरोजगार किसी भी जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय का होगा, जब शाम को नौकरी की तलाश में भटक कर असफल होकर अपने घर लौटता है तो उसकी पत्नी की, उसकी बहन की, उसकी माँ की सूनी निराश आंखों का जब उसकी आंखें टकराती हैं, तब जो बेबसी है वो किसी जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय के लिए अलग अलग नहीं हुआ करते। मित्रों, इसलिए हर एक को ईमान की रोटी और इज्जत की जिंदगी मयस्सर हो, इससे बड़ा एजेंडा ही भला क्या हो सकता है देश का। ऐसी स्थिति में मैं यही चाहूंगा मित्रों, इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएं। अच्छी शुरुआत हुई है। एक ही बात ध्यान रखें कि व्यक्ति से बड़ा दल, लेकिन दल से बड़ा देश। आज उल्टी सी स्थिति दिखती है। देश हित की तुलना में दल हित ज्यादा बड़ा और दल हित की तुलना में मेरा अपना हित ज्यादा बड़ा। इसको समीकरण को ठीक करना है मित्रों। व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। और दूसरा एक विषय है कि देश बचेगा तो मिटेगा कौन, देश मिटेगा तो बचेगा कौन। मुझे विश्वास है कि झारखंड की जनता इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को आगे बढ़ाकर इसको अपने सही परिणामों तक ले जाएगी और देश की जनता को भी एक दिशा देगी। इस विषय में मंच पर बैठे नेतृत्व को मैं सलाम करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।